राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी कि कैसे गरीब घर की लड़की बड़े घर की बहू बनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी को सांस की बीमारी थी, इस कारण वह परेशान रहती थी। उनके 3 बच्चे थे, पर 3 बच्चे होने पर भी ख्याल रखने वाला उनका कोई नहीं था, क्योंकि जो बड़ा बेटा हिमांशु था वह हरिद्वार में वन विभाग में अधिकारी और छोटा बेटा मयंक घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करता था और कोचिंग में पढ़ाता था। सबसे छोटी बेटी तमन्ना थी, वह बाहर रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। इसीलिए सब ने हिमांशु की शादी करने की सलाह दी। सब कहने लगे कि देखो, तुम बीमार रहती हो, घर में बहू आएगी तो तुम्हारी देखभाल करेगी। और माँ पिताजी इसी सिलसिले में लड़की देखने के लिए उनके रिश्तेदार में सभी ने लड़कों को अच्छा दहेज के साथ अच्छे घर की अच्छी बहू मिल ही जाएगी, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी पर था। तो उनके रिश्तेदारों ने एक रिश्ता बताया। लड़की भी अच्छे घर की थी, कुछ ऐसा ही रिश्ता वह भी चाहते थे। दोनों को अपनी बड़ी बड़ी मांगों की लिस्ट तैयार की। दोनों जैसे ही सुमेला और रमेश रिश्ता देखकर घर आए, मयंक, हिमांशु और तमन्ना के माता पिता जो थे, मयंक ने जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ माँ, कैसी है लड़की? रमेश गुस्से में मुंह बनाए बोले, लड़की तो हमने देखी ही नहीं। मयंक आश्चर्य से बोला, पर आप लोग तो भैया के लिए लड़की देखने गए थे। तब उनकी माँ सुमेला बोली, हाँ गए थे, पर लड़की देखने से पहले लेन देन की बात होने लगी। जब हमने अपनी मांग बताई तो उन्होंने कह दिया, हमारी लड़की बहुत पढ़ी लिखी संस्कारी है, हम आपकी सारी मांगे तो पूरी नहीं कर सकते, अगर आप थोड़ा कम कर दें तो बस। तभी तो दोनों ने लड़की देखने से मना कर दिया, क्योंकि जो लड़के के माता पिता थे वे अच्छा दहेज भी चाहते थे और अच्छी बहू भी। इसलिए दहेज के कारण उन्होंने वह रिश्ता मना कर दिया। फिर बोले कि हमने मना इसलिए कर दिया कि हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है, उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बहुत रिश्तों की लाइन लगी है। फिर वे कुछ नहीं बोले और हम दोनों वहां से आ गए। मयंक निराश होकर बोला, ओ मम्मी जी, पिताजी, आप दोनों लोग क्यों नहीं समझते दहेज से ज्यादा अच्छी लड़की का होना जरूरी है। यह सुनकर मयंक के माता पिता गुस्से में बोले, अच्छा तो तुम्हारे भैया को नौकरी के लिए जो लाखों रुपए लगाए हैं उसका क्या? तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है नहीं, तुम्हारे भाई की तरह। इतनी बार बोला, भाई की तरह रुपए देकर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर लो। हम दे रहे हैं ना रुपए, पर तुम जो है कि मानते ही नहीं हो, अपनी जिद पकड़ रखी है, खुद की मेहनत से ही नौकरी करोगे। देखते हैं कैसे करते हैं वो तुम ये सब। मयंक फिर कुछ नहीं बोला और उठकर वह वहां से अपने कमरे में चला गया। उसका सपना है कि वह एयरफोर्स में जाएगा। एयरफोर्स में जाना उसका सपना था, इसलिए वह सभ्य सोच रखने वाला, समाज के अनैतिक कार्यों के खिलाफ रहता था। पर कामयाबी नहीं मिलने के कारण उसके घर में उसकी छोटी बहन तमन्ना, जो दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, उसके अलावा उसकी कोई और नहीं सुनता। इसलिए मयंक अक्सर अपने कमरे में रहकर अपनी किताबों में खोया रहता था। घर के बड़े भाई हिमांशु की शादी के लिए कई रिश्ते देखे गए, पर दहेज की मांग के चलते उन्हें कहीं भी कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। हिमांशु हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और अपनी शादी की सभी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ रखी थी। स्वभाव अलग होने पर भी दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। इसी कारण मयंक अपने भैया हिमांशु की शादी के लिए बहुत उत्साहित था। थोड़े ही समय में संयोग से एक हिमांशु के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम प्रीति था। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी और उनका केवल एक छोटा भाई था। उनके पिता सरकारी ठेकेदार थे। उन्होंने सारी मांग खुशी खुशी स्वीकार कर ली। हिमांशु के लिए रिश्ता मिलने पर मयंक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही ये खबर हिमांशु
और अपनी छोटी बहन तमन्ना को बताई। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी ही हिमांशु को बुलाकर रिश्ता पक्का करने के लिए सगे संबंधियों को बुलाकर सभी रस्में पूरी की गईं। प्रीति देखने में सुंदर और व्यवहार में विनम्र लग रही थी। पंडित जी ने 1 महीने के बाद का विवाह का शुभ मुहूर्त रखा। मयंक को तमन्ना को लेने के लिए देहरादून भेज दिया गया, क्योंकि वह देहरादून में ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। मयंक जैसे ही तमन्ना को लेकर घर आया, तमन्ना चहकते हुए अपनी माँ पिताजी के गले लग गई। तमन्ना अपने सबसे प्रिय सहेली धरा से मिलने जा रही थी, तो माँ ने तमन्ना को रोकते हुए बोला, अरे रुक तमन्ना, धरा से कह देना सामान निकाल कर जल्दी से घर आ जाए। घर आकर मेरी मदद कर देगी और देने लेने की जो सभी सामान तैयार करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। अब धरा समझदार लड़की है, वह सब अच्छे से करा देगी। तमन्ना ने कहा, ठीक है माँ, क्योंकि धरा और तमन्ना बेस्ट फ्रेंड थी और बचपन की सहेलियां थी। माँ बोली, ये अपनी सहेली धरा को तो कभी नहीं भूलती। आखिर धरा भी गुणवान है और जिला में उसने टॉप किया है। धरा का है भी कौन, माँ तो बेचारी की बचपन में चल बसी। बस उसके पिताजी हैं जो एक मास्टर हैं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। तमन्ना शादी के लिए खरीदारी करने के लिए अपने पिता और दोनों भाइयों के साथ बाजार गई हुई थी। सुमेला एक अलग कमरे में प्रीति को देने के लिए कपड़े, गहने और कई तरह के सामान फैलाकर बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बहू के लिए कौन कौन सा सामान और कपड़े सही रहेंगे। तभी सुमेला के कानों में आवाज आई, नमस्ते मौसी जी। सुमेला ने मुड़कर देखा तो धरा कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसको देखकर सुमेला के चेहरे पर खुशी आ गई। बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। धरा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ क्या शगुन में दूं बहू को। धरा ने कहा, अरे मौसी जी, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है, हम बता देते हैं। धरा ने कुछ समय में ही साड़ी, सिंगार और गहने अलग अलग जगह पर रख दिए और बोली, ये लो माँ जी, मौसी, ये सब सामान भाभी जी को जरूर पसंद आएगा। सुमेला की चिंता अब दूर हो गई। वह खुशी से बोली, धरा, तुमने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। शादी का दिन भी आ गया। सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयार होने रहे। धरा तमन्ना को तैयार कर रही थी, तभी मयंक हाथ में अपनी शेरवानी लिए इधर उधर घूमते हुए बोल रहा था, कोई मेरी शेरवानी का बटन लगा दो, पता नहीं कैसे निकल गया। सब लोग अपने सजने संवरने में व्यस्त थे, इसलिए सबने यही बोल दिया कि किसी और से करा लो। सबने उसको टाल दिया। तब मयंक तमन्ना के पास पहुंचा, जहाँ धरा और तमन्ना, जो कि धरा थी, वह तमन्ना के बाल बना रही थी। मयंक ने तमन्ना से बोला, कि तमन्ना, जरा मेरा बटन लगा दो। तमन्ना कहने लगी, भैया अभी मैं तैयार हो रही हूँ। मयंक उदास होकर बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ। धरा यह देखकर बोली, लाइए हम बटन लगा देते हैं। यह सुनकर मयंक एकटक धरा को देखने लगा। तभी तमन्ना बोली, हाँ धरा कर देगी। मयंक ने शेरवानी धरा को दे दी। धरा ने कुछ ही मिनट में बटन लगा दिया और शेरवानी मयंक को दे दी। सुमेला जैसे ही कमरे में आई, वो बोली, अरे धरा, तुम कब तैयार होगी। धरा बोली, हाँ मौसी जी, बस जा ही रही हूँ तैयार होने के लिए। धरा जैसे ही तैयार होके आई, सब लोग उसे देखते ही रह गए। वह सादगी की मूरत लग रही थी। सादगी से रहने वाली धरा ने पहली बार हल्का सा मेकअप किया। जो बाल हमेशा बंधे रहते थे, वे रेशम से खुले धरा की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। मयंक की तो नजर ही नहीं हट रही थी। धरा ने धरा को देखकर आश्चर्य से बोली, अरे इतना महंगा लहंगा पहनकर भी इतनी सुंदर लग रही हो। तुम तो अपने सूट में लग रही हो। मैं तो इतना महंगा लहंगा पहना है, तब भी तुम सूट में कितनी सुंदर लग रही हो। सभी लोग बारात में चले गए। सारी रस्मों के साथ शादी संपूर्ण हुई। प्रीति बहू के रूप में बहुत सारे दहेज के साथ अपने ससुराल आ गई। सभी लोगों को, जो रिश्तेदार थे, पास पड़ोसी थे, सबकी आंखें फैल गई। इतना सारा दहेज, इतना दहेज देखकर महंगी कार, गहने, कपड़े और बहुत सा महंगा सामान, सभी लोग सुमेला और रमेश को इतनी अच्छी बहू मिलने की बधाई दे रहे थे। प्रीति घर के सभी के लिए कीमती उपहार लेकर आई थी।
तमन्ना भी प्रीति से मिलकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। शादी के 3 दिन बाद हिमांशु को अपनी नौकरी पर जाना था। शादी के कारण बहुत छुट्टी ले ली थी। सुमेला हिमांशु के जाने की खबर सुन हिमांशु के जाने के लिए सामान रखने लगी। प्रीति भी अपना सामान बांधने लगी। यह देखकर उसकी सास सुमेला बोली, अरे बेटी, तुम क्यों सामान बांध रही हो? प्रीति बोली, हिमांशु जी के साथ जाने के लिए। यह सुनकर सुमेला चौंक गई। सुमेला बोली, लेकिन बहू, अभी तो शादी के 2 ही दिन हुए हैं। कुछ दिन तो हमारे साथ रुक जाओ, फिर हिमांशु के साथ चले जाना। प्रीति हिमांशु की तरफ देखने लगी। हिमांशु बोला, माँ, प्रीति ने शादी से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद वो मेरे साथ ही रहेगी। सुमेला बोली, पर बेटा, कम से कम कुछ दिन तो मेरे पास रह जाती। कितने अरमान है मेरे बहू को लेकर। सुमेला का प्रीति ने दहेज से मुंह बंद कर दिया। सुमेला चाहकर भी प्रीति को कुछ दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकती थी। अगले दिन हिमांशु प्रीति के साथ दहेज में मिली कार से सहारनपुर होते हुए हरिद्वार के लिए निकल गया। सुमेला उदास हो गई, पर उनकी उदासी ना तो हिमांशु को प्रभाती और ना ही उनकी उदासी की प्रीति को प्रभाती। तमन्ना को भी मयंक हॉस्टल छोड़ने के लिए देहरादून चला गया। घर में कुछ दिनों तक चहल पहल के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। घर में बस अब सुमेला, रमेश और मयंक रह गए। माँ की खराब तबीयत देख मयंक घर का काम करने के लिए एक नौकरानी दामिनी को लगा दिया, लेकिन सुमेला को उसका काम पसंद नहीं आता। सुमेला अक्सर कुछ ना कुछ दामिनी को सुना दिया करती। दामिनी काम तो करती, पर सुमेला की सेवा, समय से दवा देना, ये सब नहीं करती। पड़ोस की कुछ औरतें सुमेला से मिलने आई और उन्होंने मयंक की शादी के लिए बोला। सुमेला बोली, अब तो मुझे बहू से कोई उम्मीद ही नहीं रही। समय बदल गया है। आने वाली बहू को बस अपने पति में ही परिवार नजर आता है। सास ससुर का कोई मतलब नहीं। अब वो जमाना गया जब बहू सास की सेवा करती थी। आजकल तो बहू अपने बहू होने का दायित्व निभाए बिना ही सास में कमी निकाल देती है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती, क्योंकि हर बहू कहती है कि सास जो है हमें बेटी की तरह नहीं समझती है। अब करीब कम से कम 1 साल ऐसे ही बीत गया। प्रीति और हिमांशु मेहमानों की तरह आते, कुछ दिन रुकते और वापस चले जाते। हिमांशु जो था वह 1-2 दिन की छुट्टी के लिए आता और चला जाता। अब मयंक भी फौज में भर्ती के लिए परीक्षा दे दिया और आगे की तैयारी में लग गया, पर माँ पिताजी की वह सेवा और पढ़ाई दोनों साथ साथ करना मुश्किल हो रहा था। सुमेला के अरमान दिल के दिल में ही रह गए। एक दिन धरा अपने पिता मास्टर जी के साथ धरा की शादी का कार्ड के लिए घर आए। उन्होंने सुमेला और रमेश को कार्ड देते हुए बोला, आप सभी लोग शादी में जरूर आइएगा। मयंक मनी मन धरा को पसंद करता था। धरा की शादी की खबर सुनकर उदास हो गया। सुमेला ने मयंक को बोला, मास्टर जी खुद घर पर आकर कार्ड दे गए हैं, कम से कम तुम तो चले जाना, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है। परीक्षा के चलते धरा की शादी में नहीं आ सकती थी। जो उसकी जो सहेली थी तमन्ना, वह नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे, एग्जाम था। धरा की शादी वाले दिन सुमेला की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब सुमेला की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण रमेश भी शादी में नहीं जा सके। मयंक उदास मन से तैयार होकर शादी में चला गया। मयंक के बाद सुमेला और रमेश एक साथ बैठे बातें करने लगे। रमेश ने बताया कि प्रीति के पिताजी ने मयंक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, बस मयंक नौकरी लग जाए। यह सुनकर सुमेला ने पूछा, बड़े बेटे की शादी की ही तो तरह वे लोग हमें इतना दहेज देंगे, इतना सामान देंगे? रमेश बोला, हाँ हाँ, वे बड़े घर की लड़की ही है, हिमांशु से ज्यादा ही सामान मिलेगा। ये सब सुन सुमेला का चेहरा खिल उठा। थोड़े से ही पल में उसके आंखों के सामने गहने, कार जैसी कीमती चीजें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद दामिनी आई। आज मयंक की शादी की बात सुन सुमेला खुश थी। उसने थोड़े से दामिनी को कुछ भरा बुला नहीं कहा, क्योंकि अब वह अपने छोटे बेटे की शादी के सपने देख रही थी। दामिनी ने सारा काम जल्दी से खत्म कर दिया और दोनों के लिए खाना बना दिया। जैसे ही खाना खाने के लिए दरवाजे की घंटी बजी, सुमेला ने दामिनी से कहा, लगता है मयंक भैया आ गए हैं। दामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई। दामिनी ने सुमेला को आवाज लगाते हुए बोला, मालकिन जल्दी आओ। सुमेला और रमेश हाथ में पकड़ा, सुमेला का हाथ पकड़े हुए जो निवाला खा रहे थे,
तो उन्होंने अभी निवाला ही तोड़ा था, वो थाली में रख दिया और घबरा कर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने देखा मयंक और धरा गले में जो जयमाला पहने हुए खड़े हैं। सुमेला आश्चर्य से बोली, ये क्या मजाक है? मयंक, तुम तो धरा की शादी में गए थे, तो ये धरा को यहाँ क्यों ले आई? सुमेला एक के बाद एक सवालों की बौछार किए जा रही थी। मयंक को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। रमेश ने सुमेला से बोला, क्या कह रही हो? सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, दोनों को अंदर तो आने दो, बाहर ही खड़े करके सारी बात पूछोगी क्या? सुमेला बोली, नहीं, मैं घर के अंदर आने ही नहीं दूंगी। यह कोई मजाक थोड़े ही ना है। कभी भी किसी भी छोटे घर की लड़की को शादी करके घर में ले आओ तो क्या मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी? नहीं, मैं ऐसे छोटे घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अब मयंक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ, बाबूजी, मेरी बात तो सुनो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप लोग पूरी बात तो सुन लो। रमेश परिस्थितियों को समझते हुए सुमेला को एक तरफ सोफे पर बिठाते हुए बोला, अब जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? रमेश ने कहा, मयंक, दोनों घर के अंदर जाओ पहले। तभी दामिनी बोली, अरे साहब, छोटे साहब दुल्हन लेके आए हैं, क्या बिना रस्मों के घर के अंदर आने दोगे? अपशगुन नहीं होगा क्या? सुमेला गुस्से में बोली, अपशगुन तो ये साथ लाया है, अभी इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा? मैं तो कुछ नहीं करूंगी इनके लिए। यह सुंदरा रोए जा रही थी। रमेश ने दामिनी को कहा कि तुम ही कर दो। रामनी कम से कम दामिनी की बात जो है घर के अंदर। दामिनी गई और दरवाजे पर खड़ा करके पड़ोसियों के सामने उसे तमाशा नहीं बनाना था। दामिनी के हाथ से आरती की, थाल और चावल भरे कलश लेकर कुमकुम की थाल रख दी और सारी रस्में पूरी करके सुमेला की जो छोटे बेटे की बहू धरा बन गई, वो घर के अंदर आ गई। रमेश ने दामिनी से कहा, धरा को मयंक के कमरे में ले जाओ, जो बात करनी है मयंक से करेंगे। दामिनी धरा को मयंक के कमरे में ले गई और पानी ला कर दिया। दामिनी ने धरा से कहा, छोटी मालकिन, बहुत अच्छे हैं हमारे मालिक, आपको खुश रखेंगे, आप रो मत। दूसरी ओर रमेश और सुमेला ने मयंक के सामने बहुत से सवाल रख दिए। मयंक ने फिर बताया, मैं क्या करता पिताजी, धरा दुल्हन बन के बैठी थी, सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी मास्टर जी के पास फोन आया। जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो किसी और लड़की को चाहता था और उस लड़की के साथ उसी समय उसको लेकर भाग गया। मास्टर जी यह सुन सदमे में आ गए। उन्होंने तो यह बात सिर्फ मुझसे और अपने कुछ जो विश्वास पात्र दोस्त हैं उनसे कही। उन्होंने बोला, इतना कर्ज लेके शादी की तैयारी की थी, अब जो लड़की दुल्हन बनी बैठी है उसकी बारात ही ना आए तो ऐसे में लोग ना जाने कितनी तरह की बात करेंगे। मेरी बेटी के खिलाफ कोई क्या कहेगा, मैं उसे कैसे सुनूंगा? उससे कौन शादी करेगा, कौन रिश्ता करेगा मेरी बेटी से, मैं क्या करूं? इतना बोलकर मास्टर जी रोने लगे। वे बिल्कुल टूट गए, रोते रोते वे बेहोश हो गए। धरा को यह सब पता चला तो बहुत परेशान हो गई। उसने पिताजी के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि ये सदमे की वजह से बेहोश हो गए हैं, पर अभी भी इनकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि कोई सदमा बर्दाश्त कर सकें। सभी मेहमान बैठे जयमाला का इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इनकी मदद करूं। मुझसे उनकी हालत देख ही नहीं गई। मैंने उनसे कहा, मास्टर जी, यदि आप मुझे धरा के लायक समझें तो मैं अभी धरा से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात से उन्हें उम्मीद की किरण और जीने की वजह नजर आई। सभी लोगों को यह बात ठीक लगी। धरा को जब मेरी इस बात का पता चला तो वह मुझसे बोली, आप मात्र दया के कारण इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, समय बीतने के साथ मैं अपने पिताजी को संभाल लूंगी। मैंने धरा से कहा, क्या तुम्हें मैं पति के रूप में पसंद नहीं? इस बात पर धरा बोली, आप तो जिस भी लड़की के पति होंगे वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। फिर मास्टर जी ने धरा से कहा, बेटी, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा, तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे तसल्ली होगी। धरा बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे मेरी और धरा की जरूरी रस्मों के साथ कुछ समय में शादी हो गई। सुमेला भड़कती हुई बोली, तूने अपने समाज सेवा में क्या किसी भी मुसीबत को अपने गले में डाल लेगा? तूने समाज सेवा का ठेका लिया है? रमेश ने सुमेला को समझाया, जो होना था वो हो गया, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, सच को स्वीकार कर लो। अब आगे क्या करना है, रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे?
इसके लिए हिमांशु और तमन्ना को बुलाकर बात करेंगे। तमन्ना तो आ नहीं सकी और कल हिमांशु को बुला लो। सारी बात होने के बाद मयंक अपने कमरे में पहुंचा जहां धरा बैठी थी। मयंक को देखकर वह खड़ी हो गई और बोली, क्या अभी भी नाराज हैं? तब मयंक बोला, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाथ में तकिया लिए हुए बोला, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। इस समय तुम्हारे मन की स्थिति मैं समझ सकता हूँ। जब तुम मुझे अपने पति मन से पति के रूप में मान लोगी, मुझे स्वीकार कर लोगी, तभी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। जब तुम मुझे मन से पति मानोगे तो हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। रात तो लगभग आधी बीत चुकी थी। अगले दिन सबके उठने से पहले सुबह ही उठकर धरा नहा धोकर पूजा कर लिया। सुमेला और रमेश जब उठे तो यह देखकर प्रभावित हुए, पर उन्हें जाहिर नहीं किया। धरा ने रमेश और सुमेला को देखकर उनके पैर छुए तो रमेश ने बोला, सदा सुहागन रहो। पर सुमेला ने कहा, तुम्हारी भले ही मेरे बेटे से शादी हो गई है, पर छोटे घर की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। धरा समझ गई, घर वालों का दिल जीतने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। रमेश ने हिमांशु के घर आने के लिए कहा तो रमेश ने तमन्ना को भी घर आने को कहा। हिमांशु और प्रीति के आने पर सारी बातें बताई। प्रीति बोली, ये क्या, इतने छोटे घर की लड़की और इस घर की छोटी बहू? सब ने यही कहा कि एक पार्टी रख देते हैं, सभी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। जब तमन्ना घर आई और सारी बात पता चली, वह तो खुशी से उछल पड़ी। धरा उसकी सहेली थी और अब भाभी बन गई। बहुत शानदार पार्टी होगी, वह कहने लगी। सभी लोग धरा की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुन प्रीति को बहुत जलन हो रही थी। बेहद महंगे गहने और महंगी साड़ी पहनकर भी प्रीति धरा के आगे काफी फीकी लग रही थी। पार्टी खत्म हुई। सुमेला बहुत ताने मारती धरा को, प्रीति की बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का घमंड करती, ताने मारती, पर धरा किसी की बात का बुरा नहीं मानती। तमन्ना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो प्रीति को सुना देती। धरा ने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुमेला की दवा देना, सेवा में धरा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर सुमेला के मुंह से छोटे घर की ये ताना कभी बंद नहीं हुआ। खाने में कमी निकालती, पर सब चुप कर धरा के हाथ की बनी खीर जब लोगों ने खाई तो बड़ा ही पसंद आई। सुमेला की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। धरा सुमेला के सर या पैर में दर्द हो तो अपने हाथों से दबाती, पर प्रीति ने तो कभी सुमेला को क्या किसी चीज की भी दवा चल रही हो ये पता तक नहीं किया। डॉक्टर भी सुमेला के स्वास्थ्य में सुधार देखकर खुश थे। ऐसे में मयंक ने बहुत सहयोग किया। समय के साथ मयंक का प्यार धरा को महसूस होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। लगभग कुछ समय बाद मयंक का एयरफोर्स में नाम आ गया। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब मयंक को ट्रेनिंग के लिए जाना था। तमन्ना भी उस साल पढ़ाई पूरी हो गई तमन्ना की, वह भी घर आ गई। तमन्ना भी अब साथ रहती, धरा का मन लगा रहता। मयंक ट्रेनिंग पर जाना, धरा से इतनी दूर रहने का गम तो था ही, साथ ही धरा को नौकरी मिलने की भी खुशी थी। प्रीति और हिमांशु आते तो धरा को बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती, पर प्रीति के मन में धरा के लिए कभी सम्मान और प्यार नहीं आया। वह हमेशा उसे नीचा दिखाती कि वह गरीब घर की है और वह अमीर घर की है। ट्रेनिंग का पूरा होने के बाद मयंक जब घर आया तो पूरा घर मयंक के पास बैठा था, सब खुश थे। मयंक ने बताया कि उसकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई है। तब तमन्ना खुश होकर बोली, अब तो धरा भाभी भी साथ जाएंगी। यह सुनकर प्रीति जल गई और बोली, क्यों, धरा क्यों साथ जाएगी? माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? यह सुन तमन्ना हंसने लगी और बोली, आपको कब से माँ की तबीयत की परवाह होने लगी? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि माँ की बीमारी क्या है। धरा भाभी आपके बाद आई हैं और उन्होंने सिर्फ भैया को ही नहीं पूरे घर को अपना परिवार माना है। यह सुनकर तो जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया, वैसे ही प्रीति भड़क गई और गुस्से में बोली, ट्रकों में भर भर कर दहेज लाई थी, सारी मांगे पूरी की थी मेरे पिताजी ने। तमन्ना ने कहा, चुप रहने वाली कहाँ थी? तमन्ना भी जवाब देकर बोल पड़ी, उसी दहेज की मांग करने की तो सजा मिली है जो माँ पिताजी को एक दिन भी बहू का सुख नहीं मिला। आज तक आपके हाथ से बना खाना तो दूध पानी भी नहीं पिया होगा माँ ने। इतनी बीमार रही माँ, मयंक भैया उसकी सेवा करते रहे, इतनी मजबूरी में एक दिन भी माँ के पास नहीं रही। परिवार को सम्मान की नहीं सम्मान की जरूरत होती है, जो आपके पास खुद नहीं तो दूसरों को क्या दोगी? हिमांशु ने तेज आवाज में बोला, तमन्ना अपनी भाभी से ऐसे बात क्यों करती हो? तमन्ना बोली, भैया
जब शादी के तुरंत बाद प्रीति भाभी आपके साथ रहने जा सकती हैं तो धरा भाभी इतने सालों बाद क्यों नहीं? धरा ने तमन्ना को चुप करते हुए कहा कि नहीं, मैं खुद नहीं जाना चाहती। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। अब जो माँ मिली है मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। यह सुन सुमेला का दिल पसीज गया, पर वह कुछ नहीं बोली। प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। एक रोज रमेश के छोटे भाई के पोते का जन्मदिन था। रमेश और तमन्ना दोनों जन्मदिन के लिए तमन्ना के चाचा के यहाँ मेरठ चली गई। घर में धरा और सुमेला अकेली थी। अचानक नहाने के बाद सुमेला जैसे ही निकल रही थी, बाथरूम में उसका पैर फिसल गया। उसके हाथ और पैर में चोट आई। गिरने की आवाज सुन धरा भाग कर आई तो माँ की हालत देखकर वह चौंक गई। उसने जल्दी से सहारा देकर माँ को उठाया। सुमेला कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस आंखें खोले दर्द से कराह रही थी। फिर सबसे पहले धरा ने मयंक को फ़ोन किया और मयंक ने कहा कि तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मैं आज ही यहाँ से निकलता हूँ। धरा ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मयंक ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया। फिर रमेश को फ़ोन कर सारी बात बताई। लोग रास्ते में ही थे। रमेश ने हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु ने कहा पिताजी मैं नहीं आ सकता, जितने रुपए की जरूरत है बता दो, हम 2 दिन बाद आएंगे। हिमांशु की बात सुन रमेश का मन बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा नौकरी आज उसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी हो गई है। उसका मन नहीं घबराया माँ की हालत के बारे में सुनकर। रमेश और मयंक सबके आने में बहुत समय लगता। धरा ने एम्बुलेंस आते ही अपनी सासू माँ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा जान को तो खतरा नहीं है, पर चोट बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया हाथ की हड्डी टूट गई है, पैर में भी गहरी मोच आई है, हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। धरा अस्पताल की सभी औपचारिकता पूरी करके माँ अपनी सासू माँ को भर्ती करा दिया। रमेश और तमन्ना शाम को पहुंचे। धरा ने सारी बात बताई। धरा ने बताया कि बहुत अच्छे से सब संभाल लिया धरा ने। सभी लोग अस्पताल में ही थे। उसकी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी रात जगी रही। अगले दिन मयंक आ गया। मयंक सीधे अस्पताल में आया और माँ को देखने के लिए उत्सुक होने लगा। रमेश ने बोला बेटा तू इतनी दूर से सहारनपुर आ गया और इतनी पास हरिद्वार में तेरा भाई वो अभी तक नहीं आया, उसे तो अपनी माँ की कोई चिंता ही नहीं है। मयंक बोला पिताजी बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर आया हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऑपरेशन के बाद सुमेला को अलग वार्ड में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो सबको सामने देखकर बोली हिमांशु और प्रीति नहीं आई। मयंक ने कहा अरे भैया, और माँ तो भैया जिद कर रहे थे आने के लिए, मैंने कह दिया कि क्या करना है कल आ जाना या यूं ही अपना काम पूरा करके आ जाना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। धरा और मयंक ने तमन्ना और पिताजी को घर आराम करने के लिए भेज दिया। 5 दिन से सुमेला को अस्पताल में भर्ती रहना था। धरा घर का काम करती और रात को अस्पताल में भी जगती। तमन्ना पिताजी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहती थी। रात में न सोने के कारण धरा की तबीयत ठीक नहीं थी। 3 दिन बाद हिमांशु और प्रीति आई। रमेश ने कहा अब बड़ी बहू आ गई है तो एक रात वो रुक जाएगी सुमेला के पास। प्रीति बोली कि मैं सफ़र से थक के आई हूँ, मैं रात में भी जगना वह मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी दवाइयों की महक मुझे चढ़ती है, मुझे वोमिटिंग होने लगती है। तमन्ना बोली मुझे पहले से ही पता था आप यही बोलेंगी। धरा भाभी बिना हो कहाँ हो, उफ कि ये 3 रात से सोए भी नहीं है। प्रीति ने कहा धरा तो है, वो रह जाएगी। प्रीति कहने लगी कि यह 3 रातों से सोई नहीं है। हिमांशु ने प्रीति का पक्ष लेते हुए बोला प्रीति की तबीयत ठीक नहीं तो वो नहीं रुकेगी। धरा ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही रुक जाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। रमेश और सुमेला एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबके जाने के बाद सुमेला ने रमेश से कहा हमने दहेज के लालच में अपने बेटे को बेच दिया, अब वो हमारा नहीं रहा। धरा तो बहू के रूप में बेटी मिली है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा उससे, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। सुमेला की हालत में सुधार देख डॉक्टर ने सुमेला को घर पर आराम करने को कहा। मयंक तो वापस जाना चाहता था। जाने से पहले मयंक ने एक पुरानी कार खरीद कर घर ले आया। कार देख रमेश ने कहा यह क्यों लाए हो मयंक? मयंक बोला अभी इतने रुपए नहीं कि जो मैं नई कार लेता, इसलिए ये कार आप लोगों के लिए ली है। मैंने एक ड्राइवर भी रखवा दिया है, जब भी कहीं आना जाना हो या माँ को कहीं ले जाना हो तो इसमें चले जाना, माँ को बार बार अस्पताल ले जाना होगा। धरा बहुत खुश हुई।
यह देख तमन्ना बोली, यह आपने ठीक किया भैया। धरा का हाथ पकड़ तमन्ना बोली, चलो भाभी देखते हैं कैसी कार है। प्रीति इस बात पर जल भुन गई और ताना कसते हुए बोली, हाँ बैठ जाओ, पुरानी कार में और महंगी कार और नई कार में बैठना हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होता है। तमन्ना ने तुरंत उसका जवाब देते हुए बोला, हाँ भाभी सही कहा, अपने पति की कमाई की पुरानी कार में बैठने का सुख हर किसी के नसीब में कहाँ। कुछ लोगों को तो दहेज में भीख में मिली कार से ही काम चलाना पड़ता है। प्रीति मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई। सुमेला जब ठीक हो गई तब सोने के 2 मोटे मोटे कंगन निकालकर धरा को देते हुए बोली, ये मेरी सास ने, जो उनकी सास थी, मतलब सुमेला की सास ने उनको दिए थे, और जो सुमेला की सास थी ये उनको दिए थे और उन्होंने मुझे दिए। और क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा भावना से मेरी सेवा की है तो मुझे, मैं यह बहू नहीं तुम मेरी बेटी हो, मुझे बहू नहीं तुम मेरी बेटी नजर आती हो, इसलिए ये कंगन आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। धरा ने सुमेला को गले लगा लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मयंक जब जाने लगा तो माँ ने धरा को भी मयंक के साथ जाने के लिए बोला। धरा ने मना करने पर माँ ने कहा, बेटा तुम्हें भी अपना जीवन मयंक के साथ खुशी खुशी बिताना चाहिए। धरा कुछ समय मयंक के साथ तो कुछ समय अपने ससुराल में बिताती थी। समय बीतने के साथ तमन्ना की भी शादी हो गई। हिमांशु की तरह मयंक का भी एक बेटा है जो अपनी दादी बाबा से बहुत प्यार करता है। हिमांशु और प्रीति तो जो अपना अलग घर लेकर अलग बनवा लिया और अलग रहते हैं। धरा, सुमेला और रमेश जो है एक साथ रहते हैं और धरा अपने पति के साथ रहती है, कभी अपनी सास के पास आ जाती है। सुमेला और रमेश की सोच बदल गई है कि बहू ऊंचे और बड़े घर की नहीं होनी चाहिए, नहीं बल्कि ऊंचे और अच्छे संस्कार वाली होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।